नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां रखने जा रहे हैं जो आपको ना ही पाठशाला में यानी स्कूल में पढ़ाई गई, जो भारत की सरकार के लिए बंधनकारक था और इतने साल किसकी सत्ता थी तो आप सभी जानते हैं। खैर, ये आपका अधिकार भी था और है, और ये हमारा कर्तव्य भी है और उसकी हमें आजादी भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हालांकि हमारे इस वीडियो द्वारा हम किसी की मानहानि नहीं करना चाहते, हमारा ऐसा कोई इरादा, कोई हेतु, कोई मोटिव या कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने रखना, जनता के हमारा कर्तव्य पूरा करना और जनता को उनका हक देना, ये किसी कायदे किसी कानून के तहत कोई गुनाह नहीं होता, कोई गलत काम नहीं है। क्या है ये जानकारियां? दोस्तों, सबसे पहले ये जो सारी जानकारियां सिर्फ सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो जाती है आजकल इंटरनेट की वजह से। दोस्तों, हमारे भारत में जब आजादी, तथाकथित आजादी जो भारत को प्राप्त हुई, उस समय देश के राष्ट्रपति से भी ज्यादा जिन्हें सम्मान था, ऐसे हमारे राष्ट्रपिता सम्माननीय श्री मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी के बारे में ये सारी जानकारियां हैं। और ये वो सारी जानकारियां हैं जो मैनिपुलेट की गई। क्यों, किस वजह से, इसका जवाब तो वही देंगे। या सत्ता के लिए, सत्ता के लालच के लिए, हमेशा सत्ता में रहने के लिए, या पैसों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए? इनका जवाब उन्हें देना है, हमें नहीं। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं? दोस्तों, आप सभी को जो छोटा मोटा कुछ चीजें सिखाई गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके सामने रखने के लिए उन्होंने आनाकानी की, मैनिपुलेशन की थी। क्या थी ये सारी मैनिपुलेशन? इसी का खुलासा आज हम आपके सामने करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है? अगर आपको याद होगा तो जो पाठशाला में या इतिहास में जो बताया गया कि द इंडियन म्यूटिनी, यानी जहां पर जो भारतीय सिपाही थे, यानी अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया था भारत पर, तो उनके खिलाफ जो विद्रोह हुआ था सबसे पहला 1857 या 58 के दौरान, और ये लोग ये बताते हैं कि वो तो गाय का कुछ मांस बुलेट में यानी राउंड में होता है और उन्हें वो छील करके और फिर बंदूक में डालना पड़ता है, इस वजह से हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात सोचने जैसी है कि जो किसी दूसरे देश पर कब्जा करेगा वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, न कि उस देश की जो आजादी की लड़ाई की जो शुरुआत है उसे ओपनली बताएगा कि ये इन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई की थी। जैसे जनरल डायर, जलियांवाला बाग, कुछ कुछ जानकारियां बाहर आई, लेकिन ये 1857 या 1858 का जो इंडियन म्यूटिनी 1857 या 58 का, ये इन्होंने किस तरह से घुमा के लिखा, ये आप समझिए। इसके बाद इनका इतना डर हो गया अंग्रेजों में कि इन्होंने हर चीज में मैनिपुलेशन करना शुरू कर दी। अब हुआ क्या उसके बाद? उस दौरान श्री महात्मा गांधी जी, सम्माननीय महात्मा गांधी जी, ये 1888 के दौरान लंदन पहुंचे कानून की पढ़ाई करने, लॉ, बैरिस्टर एट लॉ। कोई सादे सुदे वकील नहीं, बैरिस्टर एट लॉ। उन्होंने वहां पर पढ़ाई की। उनके पैसे किसने खर्च किए? ये बताया जा रहा है कि उनके एक भाई थे लक्ष्मीदास गांधी, बड़े भाई, उनके 3 बड़े भाई थे, एक लक्ष्मीदास गांधी, एक करसनदास गांधी और एक तुलसीदास गांधी। इसमें से ये जो लक्ष्मीदास गांधी है, इन्होंने खर्चा किया, और महात्मा गांधी जी के सम्माननीय पिता के कोई दोस्त, इन्होंने मिलकर कुछ 4000 रुपए या उससे ज्यादा कुछ दिए। उस समय के 4000 रुपए आज के 4 करोड़ रुपयों के ऊपर होते हैं। खैर, ये मसला अलग है कि उनको पैसे कहां से आए, क्यों दिए, ये एक मसला अलग है। लेकिन जब भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, 1858-57 में ये सब हो चुका है, इसे ध्यान में रखते हुए क्या अंग्रेजों को कोई नहीं चाहिए था अपने हाथ में लेने के लिए? और ये पढ़ने कहां गए थे? लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड इन्होंने कोर्स किया बैरिस्टर एट लॉ का। वहां पर कितने साल रहे, कहां से खाया, कहां से भाड़ा दिया, ये सब प्रश्न है ना। खैर छोड़िए, इन सब बातों को बाजू में रखते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कूट कूट कर अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो मैनिपुलेशन है, क्या उन्हें कोई पिल्लू नहीं मिला? कोई पपेट मिला होगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि कौन पपेट मिला नहीं मिला, ये भी बात बाजू में रख दीजिए। खैर, उन्हें अपनी कठपुतली मिल गई,
वो भी सीधी सीधी बात है। खैर, ये बात होने के बावजूद ये साउथ अफ्रीका गए, वहां पर रेसिज्म था, फलाना फलाना ढिमका ढिमका कई सारी बातें बढ़ाई जाती है। उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ भारत में क्या किया आपको वो भी बताते हैं। खैर, ये पूरा होने के बाद में भारत में केरला में मलाबार एरिया में खिलाफत मूवमेंट चल रही थी और उसमें एक मापला मसकेर हुआ। कब? 1921 में। यानी तब तक तो भारतीय जो भारत के जो राष्ट्रपिता हैं सम्माननीय महात्मा गांधी जी, ये तो भारत आ चुके थे। उस मोपला मैसेकर जो जिसे अंग्रेज मोपला रेबेलियन के नाम से लिखते हैं, खिलाफत मूवमेंट को भी ये अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई लिखते हैं। जबकि अगर आप इसकी डीप रिसर्च करेंगे तो आपको जानकारियां प्राप्त होगी कि उसमें लगभग 2266 से ज्यादा 2266 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। अब अंग्रेजों ने इसमें क्या किया और सम्माननीय महात्मा गांधी जी ने इसमें क्या किया आपको बताते हैं। सम्माननीय महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने आह्वान कर दिया हिंदू मुस्लिम एकता का, न वो अनशन पे बैठे, न उन्होंने कोई उपवास किया और ना ही कोई धमकी दी कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे, अपनी जान दे देंगे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बिल्कुल नहीं। और अंग्रेजों ने क्या किया? अगस्त 1921 से यह पूरा मसला चालू हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने चला। 5वें महीने में यानी 5 महीने चला, दिसंबर 1921 में अंग्रेजों ने वह मार्शल लॉ लागू कर दिया। 5 महीने तक उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था? उनके खिलाफ तो ये लड़ाई थी नहीं। अगर उनके खिलाफ लड़ाई थी, वो लिख रहे थे, तो ये खुद ही लिखते हैं कि मार्शल लॉ उन्होंने लगाया और उसके बाद ये मामला बंद हुआ। क्यों? 5 महीने क्यों नहीं लगाया इन्होंने मार्शल लॉ? अगर इनके खिलाफ लड़ाई थी तो दिसंबर 1921 में भी नहीं थमती। सीधी सीधी बात है। किसे बेवकूफ बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। उनके साथ कौन मिले हुए हैं इस देश पे, ये तो आप लोग जानते हैं कि जो गांधी सर ने अडॉप्ट करके जो भी है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। इसके बाद हम आपको एक और बात बता दें, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे पे क्या हुआ? फिर हिंदू लोग मारे गए, हजारों की संख्या में हिंदू लोग मारे गए। क्यों? क्या कर रहे थे सम्माननीय महात्मा गांधी जी? कोई नहीं, उन्होंने एक आह्वान कर दिया हिंदू मुस्लिम एकता का। न कोई अनशन, न कोई मरने की बात कि भाई हम उपवास करके मर जाएंगे देश के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद क्या होता है? ये तो सिर्फ कुछ गिनी चुनी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, सही परिप्रेक्ष्य में आपको सही जानकारियां प्राप्त हो सके, आप इसे सब बातों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके, इसके लिए है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1946 में 46-47 में देश के विभाजन का मसला फाइनल हो जाता है। तब भी कोई अनशन नहीं, भूख से मरने की कोई धमकी नहीं, हम उपवास पर बैठ जाएंगे मरने, कुछ नहीं। सीधा सीधा पार्टीशन एक्सेप्टेड। अगर ये आजादी की लड़ाई कर रहे थे साहब, तो ये भारत की आजादी की लड़ाई कर रहे थे कि पाकिस्तान की आजादी की? ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अखंड भारत जो था उसके आजादी की अगर ये लड़ाई कर रहे थे तो इन्होंने तो ये सब बातें किसी हालात में जवाहरलाल नेहरू आ जाएं या ऊपर से खुद इंद्र भगवान आ जाएं, इन्होंने तो मानना ही नहीं था। क्योंकि अखंड भारत की लड़ाई थी, मान गए। क्यों? क्या ये सवाल पूछना गुनाह है? क्या उनके जो वारिस बैठे हैं आज के तारीख में उन्हीं की सरनेम लेकर के, क्या उनका कर्तव्य नहीं है इस चीज का जवाब देना? इसके बाद बहुत बड़ी घटना हुई। ये तो कई सारे हिंदू कई सारे आंदोलनों में मारे गए, दिखाया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज तो डरे किससे? 1947 की आजादी के बाद जब एक ब्रिटिश वाइसरॉय वेस्ट बंगाल में आए थे, ये भी इंटरनेट पे आपको मिलेगा कि उन्होंने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आंदोलन किया था सैन्य बलों का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की हालत खराब हो चुकी थी और ये जो भारतीय लोग अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे थे भारत में, यही बगावत नहीं कर दें, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, इसी डर से वो भारत छोड़ करके भागे हैं। ये कोई हाथ में नमक लेकर के दांडी मार्च या कोई पद यात्रा करने वाले से किसी कोई डरा नहीं है। ये तो नॉन वायलेंस वाले थे, ये कहां कुछ करने वाले थे, अंग्रेजों को कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। खैर, अब महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अनशन किया। क्या अनशन था? 12 जनवरी 1948 यानी भारत की आजादी के बाद। और वो काहे के लिए किया था?
पाकिस्तान को भारत सरकार ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी तिजोरी से यानी जनता के पैसों में से 55 करोड़ रुपए देने थे और वो जल्द से जल्द दिए जाए वरना हम जान दे देंगे। अनशन पे बैठ गई। इन्होंने अपना उपवास अनशन शुरू कर दिया आंखें बंद करके। कितने दिन चला ये? माफ कीजिए, 12 जनवरी से तो इन्होंने शुरू किया, 18 जनवरी तक ये चला, यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन, सिर्फ 7 दिन इन्होंने अनशन किया। इसके लिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। जब हिंदू लोग जिनका ये देश है भारत, वो जब मारे जा रहे थे तो नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ा रहे थे सम्माननीय गांधी जी। जब इस्लामिक देश बन गया, उन्हें पैसे देने के लिए, भारत का दुश्मन देश को पैसे देने के लिए वो अनशन पर बैठ गए। इसका नतीजा क्या हुआ? हम किसी का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं। किसी ने कुछ गलत किया तो गलत किया, हम उसके तरफ से नहीं खड़े यहां पर वकीली करने। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे जी सम्माननीय महात्मा गांधी पर 1 या 2 या 3 राउंड कुछ फायर कर देते हैं, इस प्रकार की जानकारी आती है। अब ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने रखी, इसके बाद आपको किस एंगल से लगता है कि सम्माननीय महात्मा गांधी जी देश के हित में काम कर रहे थे? यह हमारा पहला सवाल है। हम उन पर कोई शक नहीं करते, पूरा सम्मान है। हालांकि उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता ये अंग्रेजों के दौर में दिया गया, क्योंकि जो भारत की सरकार बनी 1947 में या उसके बाद, तब से लेकर के कोई रिकॉर्ड पर यह नहीं है कि इन्हें महात्मा गांधी जी को, सम्माननीय महात्मा गांधी जी को इस तरह का खिताब, टाइटल दिया गया। बल्कि अंग्रेज तो ये लिखते हैं कि 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसी रेडियो के किसी कार्यक्रम में ये टाइटल महात्मा गांधी जी के लिए अनाउंस किया था। क्या बेवकूफी वाली बात है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये देश के हित में हिंसा को भी जायज मानते थे, सही मानते थे, तभी तो उन्होंने मिलिट्री इंडियन आर्मी खड़ी की, इंडियन नेशनल आर्मी। टोक्यो हो, जापान हो, रशिया हो, कई जगह वो गए, तो भारत में क्यों नहीं रह पाए? जवाहरलाल नेहरू 1 या 2 या 3 बार अंदर गए होंगे, तुरंत छोड़ दिए गए, क्यों? ये पूरा षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रहा? एक तरह से एक इकोसिस्टम जो काम कर रहा था और जो ईमानदार लोग थे उन्हें देश पर रहने नहीं दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उन्हीं का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका जो म्यूजियम उन्होंने लाल किले में शुरू किया, ये सच में सराहनीय बात है। यानी सच्चाई की आखिर जीत हुई है, हो रही है, आगे भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो सवाल है कि आज तक ये जो सारी जानकारियां छुपाई गई, जो पाठशाला में सिखाने लायक थी, लेकिन क्या बनाया गया अकबर रोड न्यू दिल्ली में? क्यों? ये आक्रांता थे, इनके भारत के संस्कृति से, भारत के इतिहास से कोई लेना देना नहीं। ये तो काला चैप्टर था जिसे पोंछ करके खत्म कर देना चाहिए। और जो भारत की संस्कृति की महानता है, ये सब कुछ भारत के सारे लोगों के सामने, पाठशालाओं में, स्कूलों में, कॉलेज में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके सामने उजागर करनी चाहिए। और ये जो गलत लोग हैं, जो मैनिपुलेशन, यानी हमने आपको क्या बताया कि ये जो कुछ सम्माननीय महात्मा गांधी जी ने किया, वो छोटे मोटे वकील तो थे नहीं, पार्श्वभूमि क्या, वो बैरिस्टर थे। यानी झूठ बोलने के बजाय अगर आप चुप बैठ जाओ, किसी चीज का जवाब नहीं दो तो चलेगा, सामने वाले को रहने दो कंफ्यूजन में, उसके सामने सच्चाई नहीं आ पाए, है ना? क्या इस तरह से हुआ या नहीं हुआ? आप कहिए। जो बहुसंख्य आबादी थी देश की, उसकी जो हालत हुई, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मारे गए, उसके लिए जवाबदार किसे मानना चाहिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, नथुराम गोडसे को, या जवाहरलाल नेहरू और सम्माननीय महात्मा गांधी जी को? ये आप तय कीजिए। ये आपके लिए हमने विषय छोड़ा है, मटेरियल टू थिंक ऑन, समथिंग टू पॉन्डर ऑन। आप इस पर सोचिए, आपकी ये सारी जानकारी के बारे में और हमने आपके सामने रखे हुए सभी प्रश्नों के बारे में आपकी जो भी राय है वो तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द
सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जानकारी यानी मैसेज सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने हम बहुत ही अच्छी जानकारियां लेकर के आपके सामने दोबारा फिर बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। जय मां भारती।